नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से नारायण सर क्लासेस में। क्लास 12 बायोलॉजी जिसका चैप्टर 10 चल रहा है जो है मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव, और इसका भाग 5 तक हमने बता दिया है। प्रीवियस सेशन में हमने बताया है कि सूक्ष्म जीव क्या होते हैं और सूक्ष्म जीव मानव के लिए किस तरह से उपयोगी होते हैं, कौन कौन से प्रोडक्ट का उत्पादन करते हैं, जैसे कि घरेलू उत्पादन में सूक्ष्म जीव, औद्योगिक उत्पादन में सूक्ष्म जीव, और उसके साथ साथ बहुत सारे ऐसे सूक्ष्म जीवों द्वारा रसायन का भी निर्माण होता है जो कि मानव के लिए लाभदायक होता है। फिर हमने प्रीवियस पार्ट में बताया कि वाहित मल उपचार क्या होता है, और इसके साथ साथ हमने बताया कि बायोगैस संयंत्र क्या होता है, और बायोगैस संयंत्र जो है सूक्ष्म जीवों के द्वारा ही उससे जो है बायोगैस उत्पादित होती है और जिसका उपयोग ईंधन के रूप में किया जाता है, और उसका जो अवशेष होता है गोबर गैस में जो भी अवशेष बचता है उसका उपयोग जो है खेतों में उर्वरक के रूप में किया जाता है। ये सारी बातें जो है हमने प्रीवियस सेशन में बता दिया है। आज का यह वीडियो होगा जैव नियंत्रक कारक के रूप में सूक्ष्म जीव, जैव नियंत्रक कारक के रूप में सूक्ष्म जीव, यानी कि कुछ ऐसे भी सूक्ष्म जीव होते हैं जिसका उपयोग जैव नियंत्रक कारक के रूप में किया जाता है। ये जैव नियंत्रक क्या होता है ये हम यहाँ पे जानेंगे, और इसके साथ साथ इसमें सूक्ष्म जीव का उपयोग कैसे होता है इसके बारे में हम जानेंगे। तो बने रहिए हमारे इस चैनल पर, और अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, और इसे अपने मित्रों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। तो शुरू करते हैं आज का सेशन, और जानेंगे हम क्या जैव नियंत्रक कारक के रूप में सूक्ष्म जीव। तो ये जैव नियंत्रक क्या होते हैं? तो खेतों में अक्सर बहुत सारे ऐसे कीट पतंगे आ जाते हैं, जैसे कि टिड्डा। हाल ही में पाकिस्तान से टिड्डियों का दल चला था जो कि पंजाब होते हुए उत्तर प्रदेश होते हुए कई राज्यों को जो है प्रभावित किया, यानी कि फसलों को नष्ट किया। तो कहने का ये मतलब है कि खेतों में अक्सर बहुत सारे जो कीट होते हैं, पतंग होते हैं, वो आ जाते हैं और खेतों की फसल को खा करके उसे नष्ट कर देते हैं, जिससे कि उत्पादन कम हो जाता है, फसल का उत्पादन कम हो जाता है, या पूरी तरह से पूरा उत्पादन प्रभावित पड़ता है, या फसल में अवांछित पौधे उगाते हैं जिसका कि कोई उपयोग नहीं है, और वे पौधे जो है क्या करते हैं कि जो फसल उगाया गया है उसकी पैदावार को प्रभावित करते हैं। तो जो अवांछित पौधे जो है खेतों में उगाते हैं उसे जो है खरपतवार कहा जाता है। इसका मतलब है क्या कि खेतों में उगने वाले अवांछित पौधों को ही हम खरपतवार कहते हैं। खेतों में उगने वाले अवांछित पौधों को खरपतवार कहा जाता है, और ये खरपतवार खेतों में उगाते हैं जिस कारण से खेती प्रभावित होती है, यहाँ फसल की पैदावार प्रभावित होते हैं। तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि इन कीटों या खरपतवार नाशियों से बचने के लिए रसायन का उपयोग करते हैं। आधुनिक समाज में सबसे ज़्यादा पीड़कनाशी के रूप में रसायन का उपयोग किया जाता है, जिससे कि खेतों में उग रहे अवांछित पौधे नष्ट हो जाए। इसके लिए हम खरपतवार नाशी यूज करते हैं, ये भी एक प्रकार का रसायन है। या फिर कीटों को नष्ट करने के लिए इंसेक्टिसाइड का यूज किया जाता है, ये भी एक प्रकार के रसायन ही है। यह रसायन मनुष्य पर भी और अन्य जंतुओं पर भी हानिकारक प्रभाव डालता है। तो कहा जा सकता है कि ये रसायन विषैले होते हैं जिनकी वजह से हम बीमार पड़ सकते हैं और जंतुओं को भी बीमार डाल सकते हैं। तो खेतों में यूज किए जाने वाले ये रसायन हैं जिनका प्रयोग हम कीटनाशक के रूप में किया करते हैं या खरपतवार नाशी के रूप में करते हैं। ये जो है हमें हानि पहुंचाते हैं, अन्य जंतुओं को भी हानि पहुंचाते हैं। तब हम
इसके लिए क्या करें, कौन सा उपाय करें, इन खरपतवार नाशियों से कैसे बचें। इन रसायनों के स्थान पर हम क्या करते हैं कि जैव नियंत्रक कारकों का उपयोग करते हैं। किसका? तो जैव नियंत्रक कारकों का। तो यही हमारा हेडिंग होगा आज का, जैव नियंत्रक कारक के रूप में सूक्ष्म जीव। जैव नियंत्रक कारक के रूप में सूक्ष्म जीव। जैव नियंत्रक कारक के रूप में सूक्ष्म जीव आज का हमारा यही हेडिंग होगा। तो जो ये खरपतवार नाशी होते हैं या कीट पीड़क नाशी होते हैं, जो कीट पतंगे होते हैं फसल को नष्ट कर देते हैं, उसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा रसायनों का उपयोग किया जाता है, पौधों पर रसायनों का छिड़काव किया जाता है। इससे तो ये पीड़क नाशी या खरपतवार जो है नष्ट हो जाते हैं, लेकिन वह रसायन जो है मनुष्य के लिए और अन्य जंतुओं के लिए भी हानि पहुंचाता है, हानिकारक प्रभाव डालता है, रोग फैला देता है, जिससे कि हम या अन्य जंतु बीमार हो सकते हैं। अब आखिर में इसके लिए क्या हम प्रयोग करें, किस चीज़ का प्रयोग करें ताकि वो हमें भी नुकसान न पहुंचाए, अन्य जंतुओं का भी नुकसान न पहुंचाए और खेतों से ये खरपतवार भी नष्ट हो जाए। तो इसके लिए जो है प्रयोग किया जाता है जैव नियंत्रक कारकों का, यानी कि जैव नियंत्रक कारकों का उपयोग किया जाता है। मतलब कि कुछ ऐसे सूक्ष्म जीव होते हैं जिनका हम प्रयोग करके खेतों में इन कीटों से या खरपतवार नाशियों से बचा सकते हैं। इनका उपयोग करके हम खेतों को इन सूक्ष्म कीटों से और खरपतवार नाशियों से बचा सकते हैं। फिर जैसे कि मैंने आपको बताया कि पौधों में जो कीट होते हैं, जो कीट लगते हैं जिसकी वजह से उत्पादन घट जाता है, पौधों में कीट लगते हैं जिसकी वजह से उत्पादन घट जाता है। इन कीटों को नष्ट करने के लिए तरह तरह प्रकार के रसायन यूज किए जाते हैं। खरपतवार नाशी, कीटनाशी या कृंतकनाशी, ये सारे प्रदूषण फैलाते हैं। ये जितने भी रसायन हैं सारे जो है प्रदूषण फैलाते हैं। ये मनुष्य सहित अन्य जंतुओं के लिए भी हानि पहुंचाते हैं, मनुष्य को भी और अन्य जंतुओं को भी हानि पहुंचाते हैं। तो इन रसायनों से बचने के लिए, इन रसायनों का उपयोग न किया जाए, तो इसके लिए हम उसके स्थान पर जैव नियंत्रक कारकों का उपयोग करते हैं। जैव नियंत्रक कारकों का उपयोग करते हैं। तो यहाँ पे हम कुछ लिखेंगे क्या? तो पादप रोगों, पीड़कों आदि के नियंत्रण के लिए पादप रोगों, पीड़कों आदि के नियंत्रण के लिए जैव वैज्ञानिक विधि का प्रयोग ही जैव नियंत्रण कहलाता है। जैव नियंत्रण कहलाता है। पादप रोग पीड़कों आदि के नियंत्रण के लिए जैव वैज्ञानिक विधि का प्रयोग ही क्या कहलाता है? तो जैव नियंत्रण कहलाता है। इसका मतलब ये है कि क्या किया जाता है कि इन पादप रोगों के लिए या पीड़कों के लिए हम सूक्ष्म जीवों का प्रयोग करते हैं और इसी का उपयोग ही कहलाता है जैव नियंत्रण। तो जब पौधों के नुकसान पहुंचाने वाले कीटों को
नियंत्रित करने के लिए हम किसी जीव का उपयोग करते हैं तो यह जैव नियंत्रण कहलाता है। पहले हम रसायनों का यूज करते थे, आज भी रसायनों का यूज किया जाता है। पहले ही मैं बता चुका हूँ कि पीड़कों के लिए जो रसायन यूज किए जाते हैं वो अत्यंत विषैले होते हैं, जो मनुष्य और अन्य जंतुओं पर हानिकारक प्रभाव डालते हैं। खरपतवारनाशी जिसका यूज किया जाता है खरपतवार को नष्ट करने के लिए, वो मृदा प्रदूषण भी करते हैं, उससे मृदा प्रदूषित भी होती है। तो ये सारे बहुत ही अत्यधिक दुष्प्रभावित होते हैं, यानी कि बहुत ज़्यादा इसके दुष्प्रभाव है। तो रसायनों का कम से कम उपयोग हो, इसके लिए हम जैव वैज्ञानिक विधि से पौधों के रोगों व पीड़कों से छुटकारा पा सकते हैं और इसे ही हम कहते हैं जैव नियंत्रण कारक। यानी कि इसके लिए हम सूक्ष्म जीवों का उपयोग करके जो है पौधों के रोगों और खरपतवारों से हम छुटकारा पा सकते हैं। यदि रसायनों का उपयोग करते हैं तो रसायन जो है हमें क्या करते हैं, हमें हानि पहुंचाते हैं, मृदा को प्रदूषित करते हैं, जिससे कि हमारे शरीर में या अन्य जंतुओं में बहुत ही घातक रोग होने की संभावना बढ़ जाती है। और इसी को रोक लगाने के लिए क्या किया गया, तो इन जैव नियंत्रक कारकों का उपयोग किया जाने लगा। तो उम्मीद है कि ये बातें जो है आप समझ लिए होंगे। तो अब हम आगे बढ़ेंगे और इसमें कुछ लिखेंगे। आप लोग जो है हम बोलेंगे और आप लोगों को लिखना होगा। यदि हम तेज़ बोल रहे हैं तो आप जो है वीडियो को रोक करके लिख सकते हैं। तो लिखिएगा आगे, आधुनिक समाज में ये समस्याएं रसायनों, कीटनाशियों तथा पीड़कनाशियों के बढ़ते हुए प्रयोगों की सहायता से नियंत्रित की जाती हैं। ये रसायन मनुष्यों तथा जंतुओं के लिए अत्यंत विषैले तथा हानिकारक सिद्ध होते हैं। खरपतवारनाशियों का प्रयोग खरपतवार को हटाने में किया जाता है। यह हमारी मृदा को भी प्रदूषित करते हैं। अब हम पढ़ेंगे कि आखिर इन रसायनों का दुष्प्रभाव क्या है। आखिर इन रसायनों का दुष्प्रभाव क्या है, सबसे पहले हम ये जान लेते हैं और उसके बाद से जानेंगे कि जैव नियंत्रण कारक के रूप में कौन कौन से सूक्ष्मजीव का उपयोग किया जाता है। तो देखिए, जो रसायन हम यूज करते हैं पीड़कनाशी के रूप में या कृंतकनाशी के रूप में या खरपतवारनाशी के रूप में, इनका क्या दुष्प्रभाव है। तो दुष्प्रभाव में जो मुख्य है वो मैंने आपको बता दिया कि मनुष्यों सहित अन्य जंतुओं को भी यह हानि पहुंचाते हैं और मृदा को भी प्रदूषित करते हैं। अब एक रसायन है, उदाहरण के तौर पर हम बता रहे हैं, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल देखने को मिलेंगे। हम यहाँ पर एक उदाहरण बता रहे हैं कि एक रसायन है जिसका नाम है डीडीटी, और डीडीटी का प्रयोग पीड़कनाशी के रूप में किया जाता था, अभी नहीं किया जाता है क्योंकि इस पर बैन लग चुका है। लेकिन डीडीटी जैव अनिम्नीकरण होता है, जैव अनिम्नीकारक होता है। जैव अनिम्नीकारक का मतलब यानी कि नॉन बायोडिग्रेडेबल का मतलब कि जो कभी भी विघटित नहीं होगा, जो कभी भी टूटेगा नहीं, विघटित नहीं होगा। जिस तरह से प्लास्टिक का कोई प्राकृतिक अपघटन नहीं होता है, प्राकृतिक विघटन नहीं होता है, उसी प्रकार से डीडीटी का भी कोई प्राकृतिक विघटन नहीं होता है। तो पहले ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग कीटनाशी के रूप में डीडीटी का ही होता था खेतों में। जब इसका ज़्यादा यूज होने लगा तो बारिश हुई तो वर्षा के जल के साथ डीडीटी समुद्रों में चला गया और समुद्री जल में गया, और जब मछलियां जो है समुद्रों में उस जल को ग्रहण किया तो डीडीटी जो है मछलियों में चला गया। उसके बाद से मछलियों को पक्षियों ने खाया तो पक्षियों में वह डीडीटी चला गया, क्योंकि डीडीटी का तो विघटन होता नहीं है। जब पक्षियों में गया तो वहाँ पे जो है पक्षियों में कैल्शियम मेटाबॉलिज्म को ये डिस्टर्ब कर देता है। इसका मतलब ये है कि उसमें कैल्शियम बनना कम हो जाता है या बनता ही नहीं है।
और पक्षी जो अंडे देती हैं उसका बाहरी जो खोल होता है कवच, जो कि कैल्शियम का ही बना होता है। जब कैल्शियम बनेगा ही नहीं पक्षी में तो उसके खोल भी नहीं बनेगा, जिस कारण से यह बनता भी था तो बहुत ही पतला, जिस कारण से जब पक्षी जो है अंडा देती थी तो उसका जो अंडा है वो टूट जाता था, जिससे कि उस पक्षियों की संख्या में भारी गिरावट आई, क्योंकि पक्षियों का विकास होगा ही नहीं, क्योंकि अंडे से ही चूजे बनते हैं और पक्षियों का विकास होता है। जब अंडा ही टूट गया तो उसकी संख्या में कमी आएगी ही। तो जब भारी मात्रा में कमी आई, जब इसका खोज हुआ तो पाया गया कि इसका मेन कारण तो डीडीटी ही है। तब क्या किया गया कि उस समय जो है इस डीडीटी को बैन कर दिया गया, यानी कि उस समय से डीडीटी का उपयोग नहीं किया जाता है। अब जो है इसी को देखते हुए, इसकी वजह से जो है डीडीटी को जो है बैन कर दिया गया। तो भारत में ये जो है बैन है। यहाँ पे हमने ये एक एग्जाम्पल बताया, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल है इन रसायनों के उपयोग से जिससे कि दुष्प्रभाव पड़ते हैं जीवों पर, चाहे मानव हो या अन्य जंतु हो। तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल देखने को मिलते हैं जो हमें प्रभावित करते हैं। अब इसी का उपयोग कम करने के लिए इस जैव नियंत्रक कारकों का उपयोग किया जाता है। जैव नियंत्रक के रूप में क्या यूज करेंगे? तो जीवों का यूज करेंगे जैव नियंत्रक के रूप में। मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ इस पर कि जो बीटल है या भृंग है या ड्रैगन फ्लाई है, जो कि खेतों में ही रहते हैं और मच्छर और एफिड्स नामक कीट से जो है छुटकारा दिलाते हैं। मच्छरों के लार्वा को खा जाते हैं, तो उनसे क्या होता है कि उनसे जो है खेतों की सुरक्षा प्रदान होती है, हमें भी सुरक्षा प्रदान होती है। उसके साथ साथ वो बीटल्स रहेंगे, ड्रैगन फ्लाई रहेंगे, बीटल यानी कि भृंग रहेंगे, ड्रैगन फ्लाई रहेंगे, तो मच्छर कम होंगे और जैव नियंत्रक कारक यही कहलाएंगे, यही जो है जैव नियंत्रक कारक कहलाएंगे। तो अब हमारा अगला हेडिंग होगा जैव पीड़कनाशियों की आवश्यकता। जैव पीड़कनाशियों की आवश्यकता क्या होती है? जैव पीड़कनाशियों की आवश्यकता। आखिर में इस जैव पीड़कनाशियों की क्या आवश्यकता है? जैव पीड़कनाशियों की क्या आवश्यकता है? तो वही चीज़ हम जो है फिर दोहराएंगे। ये जो है अपने माइंड में पॉइंट कर लीजिए कि जो रसायन का यूज हम करेंगे खरपतवारनाशी के रूप में या पीड़कनाशी के रूप में, वह रसायन जो है हमें हानि पहुंचाएगा, अन्य जीवों को हानि पहुंचाता है और इसके साथ साथ मृदा को भी प्रदूषित करता है। तो कीटनाशियों से बचने के लिए या खरपतवार से खेतों को बचाने के लिए क्या किया जाता है कि इन जैव नियंत्रक कारकों का उपयोग किया जाता है। ये रसायन जिसका उपयोग किया जाता है इन पीड़कनाशियों के रूप में, ये जो है हमें बहुत ही हानि पहुंचाता है, जो कि अभी हमने एक एग्जाम्पल बताया डीडीटी के रूप में। इस डीडीटी का जो फिगर है वह जो है किताब में एनसीईआरटी में दिया हुआ है। इसके दुष्प्रभाव क्या है ये सारे जो है अभी हमने बताया। तो जैव पीड़कनाशियों की आवश्यकता क्यों पड़ी? तो जो इस रसायन का यूज किया जाता है पौधों के पीड़कनाशियों से छुटकारा पाने के लिए, जिसका कि हानिकारक प्रभाव पड़ता है पौधों पर या मानव पर, तो इसी से छुटकारा पाने के लिए क्या किया गया? इस जैव नियंत्रक कारकों का उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पे जो भी मेन चीज़ें था हमने बता दिया है कि आखिर में इस जैव नियंत्रक कारकों का उपयोग क्यों किया जाता है। तो जो रसायन यूज किया जाता था वो रसायन हमारे लिए हानिकारक है और मृदा को भी प्रदूषित करता है,
अन्य जंतुओं को भी हानि पहुंचाता है और इसलिए जो है यहाँ पे जैव नियंत्रक कारकों का उपयोग किया जाता है। तो इतनी बातें जो है समझ लिए होंगे आप लोग। अब जो है लिखिए, जो भी हम बोलेंगे उसको जो है ध्यानपूर्वक सुनना है और इसे नोट्स के रूप में लिखना है, क्योंकि ये जो है आपके नोट्स का हिस्सा है। तो लिखना शुरू कीजिए। वर्तमान में पीड़क नियंत्रक अनेक प्रकार के रासायनिक पीड़कनाशियों के प्रयोग द्वारा किया जाता है। यह चलन वर्ष दर वर्ष बढ़ता जा रहा है। इन समस्त रसायन पीड़कनाशियों को अनेक श्रेणियों में विभक्त किया गया है। पहला लिखेंगे हेडिंग के रूप में खरपतवार नाशी। खरपतवार नाशी ये क्या होते हैं? खरपतवार नाशी, तो खरपतवार नाशी क्या है? तो खेतों में जो अवांछित पौधे उग आते हैं उनका कोई वहाँ पे काम नहीं होता, तो रसायनों के द्वारा उन्हें नष्ट किया जाता है। लेकिन खरपतवार नाशियों का उपयोग करने से मृदा प्रदूषण भी होता है। तो यहाँ पे जो है खरपतवार नाशी क्या है? तो रसायन है जो कि ये क्या करते हैं? हानि पहुँचाते हैं, मृदा प्रदूषित करते हैं, हमें भी हानि पहुँचाते हैं। तो इसमें लिखिएगा कि इनका उपयोग खेतों में उगने वाले अवांछित पौधों जैसे कि खरपतवार के नियंत्रण में किया जाता है। लेकिन खरपतवार नाशी से मृदा दूषित होती है। अब जो है दूसरा हम जानेंगे किसके बारे में? कीटनाशी के रूप में। कीटनाशी समझिए, ये कीटनाशी क्या होते हैं? इसको जो है इंग्लिश में बोला जाता है इंसेक्टिसाइड्स। इंसेक्टिसाइड्स। और ये खरपतवार नाशी है, इसको इंग्लिश में बोला जाता है क्या चीज़? तो हर्बिसाइड्स। हर्बिसाइड्स। तो खरपतवार नाशी ये भी रसायन है एक प्रकार के जो कि हमें हानि पहुंचाते हैं। और कीटनाशी यानी कि इंसेक्टिसाइड भी एक प्रकार के क्या है? रसायन है, ये भी हानि पहुंचाते हैं, जैसे कि डीडीटी हानि पहुंचाता है। तो ये कीटनाशी क्या होते हैं? इंसेक्टिसाइड क्या होते हैं? तो ऐसे रसायन जिसका उपयोग कीटों को भक्षण करने में या कीटों को नष्ट करने के लिए किया जाता है। जो खेतों में कीट होते हैं या और भी बहुत सारे कीट हैं जिसको कि नष्ट करने के लिए जो है जिसका उपयोग किया जाता है उसी को कहा जाता है कीटनाशी यानी कि इंसेक्टिसाइड। ये भी रसायन है और ये भी हमें हानि पहुंचाते हैं। आगे जान लेते हैं क्या? तो कृंतकनाशी। तीसरा कृंतकनाशी। कृंतकनाशी और इसको इंग्लिश में बोला जाता है रोडेंटिसाइड। रोडेंटिसाइड्स। इसके बारे में जानिए। जो चूहे हैं, खरगोश हैं, जो फसलों को नष्ट कर देते हैं, उसको मारने के लिए जिस रसायन का उपयोग किया जाता है उसे कहा जाता है कृंतकनाशी यानी कि रोडेंटिसाइड। तो इसके बारे में लिखिए कि इनका उपयोग चूहे, खरगोश जैसे कृंतकों को मारने के लिए किया जाता है। अब नेक्स्ट लाइन से लिखिएगा, रासायनिक पीड़कनाशियों के अत्यधिक प्रयोग से अनेक दुष्प्रभाव उत्पन्न होते हैं। जैसे पहला पॉइंट, पीड़कनाशियों के अनुचित प्रयोग से फसलें नष्ट होती हैं व उस क्षेत्र की लाभदायक वनस्पतियां व जंतुओं को भी नुकसान पहुंचता है। क्या मतलब इसका? कि जो पीड़कनाशी का उपयोग किया जा रहा है, चाहे खरपतवार नाशी के रूप में हो, कीटनाशी के रूप में, कृंतकनाशी के रूप में, यदि इसका ज़्यादा उपयोग किया जाए तो जिसके लिए उपयोग किया जा रहा है उसे ही ये हानि पहुंचाएंगे। फसल के लिए किया जा रहा है, फसल को हानि पहुंचाएंगे। जंतुओं के लिए किया जाए तो जंतुओं को भी हानि पहुंचाते हैं। दूसरा लिखिएगा, ये लाभकारी व हानिकारी दोनों प्रकार के जीवों को समान रूप से नष्ट करता है। मतलब कि लाभकारी जीव और हानिकारी जीव दोनों को समान रूप से नष्ट करता है। तो है ना ये दुष्प्रभावित। इसका उपयोग यदि किया जाए
तो जिससे हमें लाभ लेना है उसे भी ये नष्ट करेगा, और हानिकारक जीवों को तो नष्ट करेगा, उसी के लिए उसका यूज किया जा रहा है। तो क्या है, ये बहुत ही हानिकारक प्रभाव डालता है हमारे जीवन पर। इसलिए जो है क्या है, तो इसका उपयोग न करके वैज्ञानिकों ने क्या किया, जैव नियंत्रण कारकों का उपयोग किया। फिर आगे लिखिए पैराग्राफ चेंज करके कि उपरोक्त बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए रासायनिक नियंत्रण के स्थान पर जैव नियंत्रण का प्रयोग अति आवश्यक हो गया, जिससे रासायनिक पीड़कनाशियों के दुष्प्रभाव को कम किया गया। जैव कीटनाशी को 2 भागों में विभाजित किया जाता है। जैव कीटनाशी, यही जैव नियंत्रण कारक, इसी को बोला जाता है जैव कीटनाशी, और इसको जो है 2 भागों में विभाजित किया जाता है। तो ये जैव कीटनाशी कौन कौन से होते हैं, 2 भागों में विभाजित किया गया है इन्हें। एक को कहा जाता है जैव खरपतवार नाशी, ये चीज़ें जो हैं हम यहाँ पे मिटाते हैं। एक को कहेंगे जैव खरपतवार नाशी। जैव खरपतवार नाशी, जैव खरपतवार नाशी यानी कि बायो हर्बिसाइड्स। बायो हर्बिसाइड्स, देखिए यहाँ पे खरपतवार नाशी, इस जैव को हटा देंगे तो क्या होगा, खरपतवार नाशी होगा। ये रसायन के लिए यूज किया जाता है, लेकिन यहाँ पे जैव रख दिया गया। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे जीवों का प्रयोग किया जाता है। जैव खरपतवार नाशी मतलब कि खरपतवार को नष्ट करने के लिए जो है सूक्ष्म जीवों का प्रयोग किया जाता है। तो जैव कीटनाशी को 2 वर्गों में विभाजित किया गया है, जिसमें एक है क्या, जैव खरपतवार नाशी। जैव खरपतवार नाशी, यहाँ पे जुड़ा है शब्द जैव। जैव, जैव का मतलब कि जीव, जीव का उपयोग किया जाएगा खरपतवार नाशी के रूप में, यानी कि खरपतवार को नष्ट करने के रूप में। खरपतवार क्या होता है, तो अभी हमने बताया कि जो खेतों में अवांछित पौधे उगाते हैं जिसका कोई उपयोग नहीं है, और उसी को जो है खरपतवार कहा जाता है। और खरपतवार को नष्ट करने के लिए जो है खरपतवार नाशी का उपयोग किया जाता है, जो कि एक प्रकार का रसायन है, लेकिन वह रसायन दुष्प्रभावित होता है और उसी के स्थान पे प्रयोग किया जाता है जैव नियंत्रण कारक का, और उसी में का एक है क्या, जैव खरपतवार नाशी, यानी कि जीव का उपयोग होगा खरपतवार को नष्ट करने के लिए। तो जैव खरपतवार नाशी वे जीवधारी हैं जो फसलों को बिना नुकसान पहुंचाए खरपतवार को नष्ट कर देते हैं, खरपतवार को नष्ट कर देते हैं। जैसे कि एक जीव का हम नाम यहाँ पे लेंगे जो है क्या, कोबिनियल कीट। कोबिनियल कीट, कोबिनियल कीट, और इसका जैव वैज्ञानिक नाम होता है केक्टोब्लास्टिस कैक्टोरम। केक्टोब्लास्टिस कैक्टोरम, ये जो है इसका क्या है, तो जैव वैज्ञानिक नाम है केक्टोब्लास्टिस कैक्टोरम, और कोबिनियल कीट इसे सामान्य भाषा में कहा जाता है। ये क्या है, तो एक प्रकार का खरपतवार, जैव खरपतवार नाशी है। जैव खरपतवार नाशी है जो क्या करता है कि एक खरपतवार है जिसका नाम है ओपेंसिया। ओपेंसिया, ओपेंसिया नामक खरपतवार को क्या कर देता है, नष्ट कर देता है। ओपेंसिया नामक खरपतवार को ये जो है भारत में नष्ट कर देता है, यानी कि भारत का ये खरपतवार है ओपेंसिया, और इसको नष्ट कर देता है। भारत में ही नहीं, ऑस्ट्रेलिया में भी इसे नष्ट करता है। कौन, कोबिनियल कीट, किसको, तो ओपेंसिया नामक खरपतवार को। इसी प्रकार से एक और कीट है जिसका नाम है जायोग्रामा बाइकोलोराटा।
लोटा, जायोग्रामा, जायोग्रामा बाइकोलोराटा, जायोग्रामा बाइकोलोराटा। ये जो है एक कीट है, एक सूक्ष्म जीव है, एक प्रकार का जैव खरपतवार नाशी है, जायोग्रामा बाइकोलोराटा। और ये जो है जिस खरपतवार का नियंत्रण करता है उसका नाम है पार्थेनियम हिस्टोरोफोरस, पार्थेनियम हिस्टोरोफोरम। ये क्या है? तो एक प्रकार का खरपतवार है, खरपतवार है। तो पार्थेनियम हिस्टोरोफोरम, पार्थेनियम, ये है पार्थेनियम हिस्टोरोफोरस। इस खरपतवार का नष्ट करने के लिए, इस खरपतवार को हटाने के लिए या नष्ट करने के लिए जिस सूक्ष्म जीव का प्रयोग किया जाता है, जिस जीव का प्रयोग किया जाता है उसका नाम है जायोग्रामा बाइकोलोराटा। ठीक, तो ये भी क्या है? एक प्रकार का जैव खरपतवार नाशी है। तो इतनी बातें जो है आप समझ लिए हैं। अब जो है आप हेडिंग बनाइएगा, ये जैव खरपतवार नाशी, और इसमें लिखिए जैव खरपतवार नाशी वे जीवधारी हैं जो फसलों को बिना नुकसान पहुंचाए खरपतवार को नष्ट कर देते हैं, जैसे कोबिनियल कीट, ये कोष्टक में लिखिएगा, कैक्टोब्लास्टिस कैक्टोरम, ओपेंसिया नामक खरपतवार को भारत तथा ऑस्ट्रेलिया में नियंत्रित करता है। फिर लिखिएगा ये पार्थेनियम हिस्टोरोफोरम, पार्थेनियम हिस्टोरोफोरस नामक खरपतवार का नियंत्रण जायोग्रामा बाइकोलोराटा से किया जाता है। तो ये जो है यहाँ पे ये जैव खरपतवार नाशी कंप्लीट हुआ। अब दूसरा जानेंगे जैव कीटनाशक। दूसरा जैव कीटनाशक, जैव कीटनाशक क्या मतलब इसका? कि यहाँ पर भी जीवों का ही प्रयोग किया जाएगा कीटों को नष्ट करने के लिए। जीवों का प्रयोग किया जाएगा, जो कीट होते हैं, आर्थ्रोपोडा के जो जीव होते हैं, चाहे वो मच्छर हो या अन्य कोई कीट हो, तो उसको जो है नष्ट करने के लिए क्या किया जाता है? जीव का ही प्रयोग किया जाता है। ये जीव जो है उसे मार देते हैं और उसे ही कहा जाता है जैव कीटनाशी। ठीक, जैसे कि एक जैव का नाम है, एक बैक्टीरिया है जिसका नाम है बैसिलस यूरिनजिएंसिस, बैसिलस यूरिनजिएंसिस, बैसिलस यूरिनजिएंसिस। ये जो है एक बैक्टीरिया है जिसको साधारण भाषा में बोला जाता है बीटी। और इस बैक्टीरिया को क्या किया जाता है कि जल में घोल दिया जाता है और पौधों पर छिड़काव किया जाता है, और वहाँ पे क्या करता है कि यह जो है टॉक्सिक उत्पन्न करता है, एक जहरीला प्रभाव दिखाता है उन कीटों के प्रति, जैसे कि मच्छर के लार्वा है या अन्य। तो उस लार्वे को जो है ये क्या कर देता है, बैक्टीरिया नष्ट कर देता है, या उन कीटों को जो है नष्ट कर देता है। उसी प्रकार से भृंग है, जैसे बीटल, भृंग यानी कि बीटल, उसके बाद से पतंग है यानी कि ड्रैगन फ्लाई, ये क्या करते हैं? तो मच्छरों के लार्वा को खा जाते हैं। तो कीट ही कीट को खा रहा है, इसका मतलब है क्या? तो इसे ही बोला जाएगा जैव कीटनाशक, जैव कीटनाशक। ठीक, तो इतनी बातें जो है आप समझ लिए। तो आगे जो है आप लिखिएगा इसमें जैव कीटनाशक में कि जैविक नियंत्रण के अंतर्गत पीड़कों का प्राकृतिक भक्षण किया जाता है। जैव कीटनाशियों के प्रमुख लाभ निम्न हैं। पहला,
ये विष रहित निम्नीकरण होते हैं, निम्नीकरणीय होते हैं, वह चिरकालीन नहीं होते। ये पीड़कों की बढ़ती संख्या को सीमित करते हैं। अगला लिखिएगा, ये विषैले रासायनिक पीड़कनाशियों पर निर्भरता को कम करते हैं, अतः ये पर्यावरणीय प्रदूषण व निम्नीकरण की संभावना को कम कर देते हैं। फिर हेडिंग बनाइएगा, पीड़क तथा रोगों से जैव नियंत्रण। अगला हेडिंग हो जाएगा, पीड़क तथा रोगों से जैव नियंत्रण। इसमें लिखिए, पीड़क तथा रोगों से जैव नियंत्रण में कृषि में पीड़कों की नियंत्रण की यह विधि रसायनों के प्रयोग की तुलना में प्राकृतिक परभक्षण पर अधिक निर्भर करती है। भृंग, जिन पर लाल तथा काली धारियाँ पाई जाती हैं, तथा व्याध पतंग यानी कि ड्रैगन फ्लाई, क्रमशः एफिड्स तथा मच्छरों से छुटकारा दिलवाने में अत्यंत ही लाभप्रद है। बैक्टीरिया बैसिलस यूरियेंसिस, यही बैक्टीरिया बैसिलस यूरियेंसिस इस बैक्टीरिया का नाम है। तो बैक्टीरिया बैसिलस यूरियेंसिस यानी कि इसे जो है बीटी लिखा जाता है, का प्रयोग बटरफ्लाई कैटरपिलर नियंत्रण में किया जाता है। ये शुष्क बीजाणु सुगंधीय थैली के रूप में उपलब्ध रहते हैं, जिन्हें पानी में मिला दिया जाता है और इस मिश्रण को दोषपूर्ण पादपों जैसे कि सरसों समूह तथा फल वृक्ष जिनकी पत्तियां कीट लार्वा द्वारा खा ली जाती हैं पर छिड़काव किया जाता है। लार्वा के पाचन नली में टॉक्सिन निकलता है और लार्वा की मृत्यु हो जाती है। क्या मतलब कि जब इसका छिड़काव किया जाता है फसलों पर, जैसे कि सरसों हो गया या अन्य फल युक्त पौधे होते हैं, उन पर जब इसका छिड़काव किया जाता है तो ये जो है उन कीटों द्वारा खा लिए जाते हैं और उसके बाद से वह जो है इसके अंदर जा कर के जो है टॉक्सिक जो है पदार्थ क्या करता है, स्रावित करता है और जिस कारण से वे क्या होते हैं तो नष्ट हो जाते हैं या मर जाते हैं। तो ये बातें हैं पूरा क्या, पीड़कनाशी तथा रोगों से जैव नियंत्रण में। अब एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक बताएंगे जो होगा वैक्यूलोवायरस। वैक्यूलोवायरस ये क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, नीट में भी एक दो बार ये पूछ चुका है वैक्यूलोवायरस के बारे में। चलिए उसके बारे में हम देख लेते हैं। वैक्यूलोवायरस समझिए इसके बारे में, वैक्यूलोवायरस के बारे में कि ये वैक्यूलोवायरस क्या होते हैं। तो रोगजनक विषाणुओं का ऐसा समूह जो कीटों तथा संधिपादों यानी कि आर्थ्रोपोडा पर हमला करते हैं और वहाँ पे जो है वैक्यूलोवायरस जो कि जैविक नियंत्रण कारकों की तरह प्रयुक्त किए जाते हैं। ये वायरस जो है एक समूह में आते हैं जिसका नाम है न्यूक्लियो पॉली हाइड्रो वायरस जीन्स। न्यूक्लियो पॉली हाइड्रो वायरस जीन्स इसी के अंतर्गत ये आते हैं। कौन, वैक्यूलोवायरस। वैक्यूलोवायरस और ये क्या है तो वायरसों का एक समूह है जिसका प्रयोग जो है जैव नियंत्रक कारक के रूप में किया जाता है। जिसका प्रयोग जो है किसके रूप में किया जाता है तो जैव नियंत्रक कारक के रूप में किया जाता है। और यही नीट में पूछा था कि वैक्यूलोवायरस जो है किसके अंतर्गत आते हैं, किस समूह के अंतर्गत आते हैं। तो ये जो है न्यूक्लियो पॉली हाइड्रो वायरस जीन्स के अंतर्गत आते हैं और ये ऐसे विषाणु है जो विशेषकर
दूसरे अन्य कीटनाशकों के प्रति जो है कीटों के प्रति क्या करते हैं, तो उसे नष्ट कर देते हैं या उसको जो है कीटनाशियों के रूप में इसका उपयोग किया जाता है, जैव कीटनाशियों के रूप में। किसका, तो बैक्यूलो वायरस का। और यह किस श्रेणी का है वायरस, तो इसको बोला जाता है न्यूक्लियोपालीहाइड्रो वायरस जीन्स के अंतर्गत आता है। तो यह विषाणु प्रजाति विशेषकर संकर स्पेक्ट्रम कीटनाशीय उपचारों के लिए उत्तम माने गए हैं। ऐसा प्रदर्शित किया जाता है कि ये पादप जो है स्तनधारियों, पक्षियों, मछलियों तथा लक्ष्य विहीन कीट पर किसी भी प्रकार का हानिकारक प्रभाव नहीं डालते। मतलब कि ये वायरस जो है अन्य जीवों पर किसी भी प्रकार का हानिकारक प्रभाव नहीं डालते हैं, लेकिन जो फसलों को नुकसान पहुंचाते हैं कीट या जो अन्य जंतुओं को जो है नुकसान पहुंचाते हैं, रोग पहुंचाते हैं, उसे ये क्या कर देते हैं, वायरस उसी को नष्ट कर देते हैं। किस समूह में आते हैं, तो न्यूक्लियोपालीहाइड्रो वायरस जीन्स के अंतर्गत आते हैं। तो इसमें जो है हेडिंग बनाइएगा वैक्यूलो वायरस, और इसमें लिखिए वैक्यूलो वायरस रोगजनक विषाणुओं का ऐसा समूह है जो कीटों तथा संधिपादों यानी कि आर्थ्रोपोडा पर हमला करते हैं। अधिकांश बैक्यूलो वायरस जो जैव वैज्ञानिक नियंत्रण कारकों की तरह प्रयुक्त किए जाते हैं, वे न्यूक्लियोपालीहाइड्रो वायरस जीन्स के अंतर्गत आते हैं। यह विषाणु प्रजाति विशेष संकर स्पेक्ट्रम कीटनाशकीय उपचारों के लिए उत्तम माने गए हैं। ऐसा प्रदर्शित किया जा चुका है कि इनका पादपों, स्तनधारियों, पक्षियों, मछलियों अथवा यहाँ तक कि लक्ष्य विहीन कीटों पर किसी भी प्रकार का हानिकारक प्रभाव नहीं डालते हैं। लक्ष्य विहीन का मतलब है कि वह कीट जो कि नुकसान न पहुंचाता हो किसी को, और इसका जो है ये लक्ष्य नहीं बनाते हैं। कौन, वैक्यूलो वायरस। तो यहाँ पे जो है मेन हमने टॉपिक बता दिया, और 1-2 पार्ट होगा जिसमें कि ये चैप्टर समाप्त हो जाएगा। तो उम्मीद है कि आप लोगों को ये सारी बातें समझ में आई होगी। यदि आपको समझ में आता है तो आप कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और इसके साथ साथ जो है एक बार फिर से हम कहना चाहेंगे कि वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और इसे शेयर ज़रूर कीजिएगा। और यदि हमारे चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं। ये वीडियो थोड़ा सा विलम्ब से आया, बहुत व्यस्तता के कारण, और थोड़ा सा लाइट भी साथ नहीं दे रहा था, तो इसकी वजह से जो है ये वीडियो थोड़ा सा विलम्ब से 2-4 दिनों बाद जो है हम अपलोड कर रहे हैं। आगे हम प्रयास करेंगे कि डेली जो है वीडियो प्रोवाइड कराते रहें। और यहीं तक नहीं, आपका सिलेबस बहुत ही नज़दीक है। सिलेबस जो है समाप्त करने के बाद हम जो है और भी बहुत सारे एग्जामिनेशन संबंधित क्वेश्चन होगा या मेन टॉपिक होगा जो कि आप लोग, हमें लगेगा कि आप लोगों को समझ में नहीं आया, या आप लोगों से पूछ करके जो है उस टॉपिक को हम समझाने का प्रयास करेंगे, क्लास लेने का प्रयास करेंगे। क्योंकि अब हम एलिजिबल हो चुके हैं लाइव लेने के लिए, बस थोड़ा सा सेटिंग करना है, और उसके बाद से बहुत ही जल्द लाइव आएंगे। तो इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जुड़े रहिए नारायण सर क्लासेस के साथ।